भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री और विधायकों के साथ लाव लश्कर के जरिए कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन भाजपाई अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को दिल से अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इसका नज़ारा आज ग्वालियर में देखने को मिला, जहां मोदी सरकार 2 के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में लगाए गए विज्ञापनों से सिंधिया की तस्वीरें नदारद नजर आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 मंत्री विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। मंत्री और विधायक इस्तीफा देकर कमलनाथ सरकार को बेदखल कर शिवराज की ताजपोशी कराने में मददगार बने थे। भाजपा में आने के बाद पुराने भाजपाई सिंधिया को दिल से अपनाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि मोदी सरकार 2 के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी विज्ञापन से सिंधिया की तस्वीरें नदारद नजर आई, जबकि इस विज्ञापन में शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सांसद विवेक शेजवलकर, नरेंद्र सिंह तोमर और जिला अध्यक्ष तक की तस्वीरें छपी है, लेकिन सिंधिया की तस्वीरें इसमें नजर नहीं आ रही है। इस विज्ञापन के बाद कांग्रेस ने सिंधिया और भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस का दावा है कि जो इज्जत सिंधिया को कांग्रेस में मिलती थी, उनकी वो पूछ परख भाजपा में नहीं है और अब भाजपा में सिंधिया और तोमर गुट के बीच चंबल अंचल में वर्चस्व कायम करने की सियासत शुरू हो गई है। इसी महीने भाजपा जिलाध्यक्ष की तैनाती के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर के गुट ने उनका विरोध दर्ज किया था। यही वजह है कि इन घटनाओं के बाद अब माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है और इसका परिणाम कहीं न कहीं उपचुनाव में देखने को मिलेगा। के बाद गमछे के आदेश से कलेक्टर मनीष सिंह एक बार फिर लोगों और नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया है और लोग अब गमछा, रूमाल और दुपट्टे से अपना मुंह ढक सकेंगे। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में 87 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालांकि संक्रमण की दर 6% के आसपास है, जो पिछले 2 दिन की दर से कम है। अब संक्रमितों की संख्या 3431 तक पहुँच गई है। हालांकि एक्टिव केस 1527 ही है और रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। 3431 में से 1775 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, यानी रिकवरी रेट 50% के पार चला गया है। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में 3 मौतों की पुष्टि के बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 129 तक पहुंच गया है। डेथ रेट भी 3.7% के करीब है। उधर कलेक्टर मनीष सिंह के एक आदेश ने हलचल मचा दी है। आदेश के बाद बीजेपी के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की त्योरियां चढ़ गईं, क्योंकि उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह खुद गमछा, दुपट्टा और रूमाल बांधने की बात कह चुके हैं और सीएम शिवराज सिंह ने तो टेलीविजन पर गमछा बांधने की तरकीब भी लोगों को बताई थी। ऐसे में कलेक्टर मनीष सिंह का आदेश पीएम और सीएम के खिलाफ था, जिस पर सांसद शंकर लालवानी ने आपत्ति जताई और कलेक्टर से बात की, जिसके बाद कलेक्टर को संशोधित आदेश निकालना पड़ा, जिसके बाद गमछे, दुपट्टे और रूमाल को मान्य किया गया है। इंदौर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और 87 नए मामले सामने आने के बाद अब ये आंकड़ा 3500 के करीब पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही लॉकडाउन भी 1 जून के बाद खुलने की उम्मीद नहीं लग रही है। सरकार ने कोरोना को आपदा घोषित किया है। आपदा के तहत सभी जिला कलेक्टरों को ये अधिकार है कि वो जरूरत के अनुसार खर्च कर सकते हैं। 2 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन आदेशों में थोड़ा बदलाव किया है। जिलों में अब मास्क और पीपीटी किट की खरीदी पर रोक लगा दी गई है। अब कॉर्पोरेशन से ही जरूरत का सामान सप्लाई किया जाएगा। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 2 महीने पहले जिला कलेक्टर, जिला स्वास्थ्य समितियों के साथ ही सीएमएचओ, सिविल सर्जन को 10 लाख तक की खरीदी के अधिकार दिए गए थे। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन को भी खरीदी के लिए छूट दी गई थी। 2 महीने बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने जिला में खरीदारी के आदेशों को निरस्त कर दिया है। अब जिलों में खरीदी नहीं हो पाएगी, बल्कि अब हेल्थ कॉर्पोरेशन के जरिए जिलों की सामग्री की सप्लाई की जाएगी। इन आदेश के जारी होने के बाद जिलों में खरीदी की तैयारियों में जुटे अधिकारी परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 27 मार्च को जारी आदेश में सभी जिला कलेक्टर्स, सीएमएचओ, सिविल सर्जन के साथ ही मेडिकल कॉलेजों के डीन को मास्क, पीपीई किट सहित जरूरी आइटम्स की खरीदारी के अधिकार दिए थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि हेल्थ कॉर्पोरेशन को लॉकडाउन के कारण कंपनियां माल सप्लाई नहीं कर पा रही थी। अब खरीदी के अधिकारों वाले 3 आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। अब हेल्थ कॉर्पोरेशन से सामग्री डिमांड के आधार पर सप्लाई की जाएगी। जिलों में अब तक कुल बजट के 20% राशि से ही लोकल लेवल पर खरीदारी की जा सकेगी। आदेश में बदलाव इसलिए भी किए गए क्योंकि केंद्र सरकार अब कोरोना आपदा काल में प्रदेश की मदद कर रही है।
प्रदेश में रोजाना केंद्र सरकार की ओर से 20,000 पीपी किट की सप्लाई की जा रही है। आदेश के अनुसार अब लोकल लेवल पर 20% ही कोरोना के कुल बजट का लोकल परचेजिंग पर खर्च किया जा सकेगा। प्रदेश भर में सुरक्षा एहतियात के साथ बाजारों को खोलने की परमिशन मिल गई है, लेकिन अब तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सैलून संचालक, जो कि 62 दिनों के बाद भी उनके जो हेयर कटिंग सैलून है वो अब तक खुल नहीं पाया। सिर्फ उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इस वक्त हमारे साथ जो हेयर कटिंग सैलून संचालक हैं, जो कि कलेक्ट्रेट में मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचे हैं कि उनके भी सुनी जाए और उनकी रोजी रोटी का जो संकट है उसको जल्द से जल्द सुलझा जाए। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, क्योंकि अब तक सब दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन सिर्फ एक आप ही हैं, जिम वाले हैं, जिनको अब तक परमिशन नहीं मिली है? देखिए, हम लोगों की सबसे पहले मांग तो ये है कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग शासन के दिशा निर्देश को पूर्ण रूप से मानते हुए अपने सैलून ओपन करना चाहते हैं, उन्हें ओपन करने की परमिशन दी जाए। और जो ग्रीन जोन है भोपाल के अंदर, उसमें तो दी जाए। रेड जोन भले ही हम छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ आज तक जो सैलून व्यवसायी लोग हैं, उनको किसी तरह का कोई भी शासन की तरफ से अभी तक संतोषजनक आदेश नहीं आया है, क्योंकि ज़्यादातर सैलून व्यवसाय जो हैं वो रेंटल उसमें चलते हैं, तो उनके ऊपर में किराए की मार, साथ ही बिजली का बिल, शॉप्स बंद है लेकिन बिजली का बिल कंटिन्यू आ रहा है, इसकी मार, बच्चे स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन फीस की मार, तो सारी चीज़ें हैं। तो सैलून व्यवसाय जो मांग यही है कि सैलून व्यवसायियों को सैलून ओपन करने की परमिशन दी जाए, ताकि जो सक्षम है वो शासन के दिशा निर्देश से पालन करते हुए खोल सके। आप आगे क्या आप लोग करेंगे? मैडम, हम तो यही चाहते हैं कि शासन अपना कोई गाइडलाइन बना दे, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम अपनी दुकानें खोल सकें। तो बिल्कुल, ये जो हेयर कटिंग सैलून संचालक हैं कलेक्ट्रेट में आज ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे और इनकी यही एक मांग है कि जो दुकानें बंद होने के दौरान जो बिजली का बिल आ रहा है, इनके सामने घर चलाने का संकट पैदा हो गया, ऐसे में बिजली का बिल माफ़ किया जाए और जो बच्चों की स्कूल फीस है 2 महीने की वो माफ़ की जाए और एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिस गाइडलाइन का पालन वो करते रहे और गाइडलाइन के पालन करने के साथ ही जो सैलून है उसको खोलने की परमिशन दी जाए। ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ तमाम दवा व्यापारी लामबंद हो गए हैं। देख सकते हैं कि आज सुबह से ही जो दुकानें हैं वो नहीं खुली हैं। इस वक्त हम दवा बाजार यानी कि होलसेल मार्केट जो कहा जाता है सिविक सेंटर में, वहां पर मौजूद है और अब देखिए यहाँ पे पूरी दुकानों और शटर के ताले लटके हुए हैं और कोई भी आज व्यवसाय करने नहीं आया है। बहरहाल एसोसिएशन ने अब तक कोई स्ट्राइक कॉल नहीं करी थी, इसके बावजूद स्वतः ही लोगों ने विरोध स्वरूप व्यापारियों ने, चाहे रिटेल व्यापारी हो चाहे होलसेल व्यापारी हो, उन्होंने अपने प्रतिष्ठान आज बंद रखे हैं। कल दरअसल एक और विवाद जो था वो मेडिकल के पास एक दवा दुकान में उपजा था। बिल को लेकर के अनावश्यक दबाव बनाना और बेजा वसूली के आरोप जो है ड्रग इंस्पेक्टर पर लगे थे। इसके पूर्व वो निलंबित हो चुके हैं, उन्होंने माफी तक मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी हरकतों में सुधार नहीं हुआ। जब कल पुनः एक और घटना ऐसी घटी तो व्यापारी नाराज होकर कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे थे। देर शाम बहरहाल उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन व्यापारी चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण जबलपुर जिले के बाहर कर दिया जाए और जब तक उनका स्थानांतरण नहीं कर दिया जाता तब तक तमाम जितने भी दवा व्यापारी हैं वो अपने काम को बंद रखेंगे। ऐसा कल इनके एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी बातचीत में हमसे कहा था। बहरहाल इस बीच कोरोना संकट काल में प्रशासन यही चाहेगा कि कहीं ना कहीं समन्वय बने और दुकानें खुल सकें, चूंकि बेहद आवश्यक सेवाओं में शामिल है दवा दुकानें। इस बीच कोरोना जैसे संकट के समय कहीं दवाइयां अवरुद्ध ना हो मिलना, इस लिहाज से प्रशासन कहीं ना कहीं हस्तक्षेप का प्रयास करेगा। अभी फिलहाल जो दवा व्यवसायी है, दवा व्यापारी है, उन्होंने अपने प्रतिष्ठान को सुबह से ही बंद रखा है। उज्जैन में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच उस समय असमंजस की स्थिति दिखाई दी जब उज्जैन के कलेक्टर द्वारा एक आदेश दिया गया था जिसमें उज्जैन की कुछ दुकानों को 11 से 5 के बीच आज छूट देने की बात कही गई थी। लेकिन जैसे ही शहर खुला उसके बाद उज्जैन की पुलिस ने इस पूरे मार्केट को बंद करा दिया। मामला यही बताया जा रहा है कि ये जो पूरा आदेश है, उज्जैन कलेक्टर का जो आदेश है, पुलिस तक नहीं पहुंचा और उसके बाद जिस तरह से पूरा शहर खुला था उसके बाद इसको बंद करा दिया गया है। फिलहाल उज्जैन के जो कलेक्टर के द्वारा दिया गया आदेश का भुगतान आम लोगों को भुगतना पड़ा, जिन लोगों ने कलेक्टर का आदेश मानकर आज उनकी सभी दुकानें खोल ली थी। सीहोर जिले में इस समय समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान जहां किसान को मार पड़ती दिखाई दे रही थी, वहीं यही स्थिति कुछ समय सरकारी उपज केंद्र पर जो चने का विक्रय हो रहा है उस पर भी किसानों को दोहरी मार पड़ती दिखाई दे रही है। किसानों को आरोप है कि उपज केंद्रों पर जो अच्छी क्वालिटी का चना है उसको लेने से मार्केट सोसाइटी के अधिकारी कर्मचारी मना कर रहे हैं, वहीं वो पीछे की दरवाजे से जो खराब तरह का चना है, जो सुलग हुआ चना है, उसको वो खरीद कर सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे हैं।
सीहोर में इस समय मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से विभिन्न केंद्रों पर किसान चना अपना लेकर आ रहा है और इस चने की बिक्री को लेकर जहां किसान उत्साहित है, लेकिन जब सोसाइटी के अंदर वो आ रहा है तो उसको ज्ञात हो रहा है कि यहां पर उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। ताजा मामला इस समय सीहोर में आज नरसुल्लागंज में देखने को मिला, जो कहने को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के मगरिया उपज केंद्र के अंदर जब किसान अपने चना अच्छी क्वालिटी का लेकर आए तो वहां 60 घाट से अधिकारियों ने चना लेने से मना कर दिया और कहा कि ये चने की क्वालिटी खराब है। वहीं कुछ ऐसे किसानों का चना भारी संख्या में खरीद लिया गया जो चना सुला हुआ था, जिसमें घुन लगा हुआ था। जब इसकी शिकायत किसानों के द्वारा की गई तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची नायब तहसीलदार रमा कलाबा ने इस पूरे मामले पर जो खराब चना है उसको जब्त किया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब ऐसे में सरकार के सामने ये सवाल उठता है कि आखिर किसानों के साथ वो कैसे न्याय करें और किस तरह से किसान जो अन्नदाता कहलाता है उसके जो खून पसीने से सिंचित उसकी जो फसल है उसको किस तरह से वे आसानी के साथ में खरीद सके, सरलीकरण से खरीद सके, ये सब सरकार पर ही निर्भर करता है। अच्छा हुआ कि सरकार चना उपज के दौरान जो मार्केटिंग सोसाइटी जो गंभीर लापरवाही बरत रही है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे ताकि किसानों को सीहोर जिले में न्याय मिल सके। सिवनी से होकर गुजरने वाले NH7 हाईवे को NHAI के आदेश के बाद आगामी 2 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है। यह नेशनल हाईवे कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। दरअसल NH7 पर कुरई खवासा के पास प्रिंस टाइगर रिजर्व के बफर जोन अंतर्गत करीब 6 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के लिए अंडरपास एवं एलिवेटेड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जाना है। इस हाईवे में वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक है और जटिल पहाड़ियों की कटाई की वजह से वाहनों की आवाजाही के लिए डायवर्सन मार्ग बनाना संभव नहीं है। यदि डायवर्सन मार्ग बनाया भी जाता है तो हर पल दुर्घटना होने का अंदेशा है। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखा जाना है। इसलिए NHAI ने तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य अवधि के दौरान NH7 मार्ग को पूर्णतः बंद करने का फैसला लिया है। NH7 बंद होने के बाद लोगों को आगे का सफर तय करने के लिए छिंदवाड़ा सावनेर होते हुए या फिर बालाघाट कटंगे होते हुए नागपुर जाना पड़ेगा। ऐसे में लोगों को 100 किलोमीटर अधिक का सफर तय करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही साथ उसके बचाव को लेकर के जिस तरह से उपाय किए जा रहे हैं, वहीं राजधानी रायपुर में 2 नया कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। रावा भाठा के साथ साथ एक और कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। प्रभारी कलेक्टर ने इसे तत्काल आदेश को जारी करते हुए कहा है कि इसके तमाम नियम है उसको पालन किया जाएगा और जिस तरह कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार पहल कर रही है और इसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है। और जिस तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वहाँ तमाम गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से बंद रहेगी। राजधानी रायपुर सहित प्रदेशवासियों को अगले कुछ दिन कम गर्मी का सामना करना पड़ेगा। नौतपा के दौरान न केवल राजधानी रायपुर का पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया था, बल्कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी बेतहाशा गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण से लोग कहीं न कहीं व्याकुल हो गए थे। आज सुबह जिस तरीके से बारिश हुई है, रायपुर सहित प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश हुई है और उसका असर अगले कुछ दिनों तक रहेगा, ये मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में जो है लोगों को राहत मिलेगी। नौतपा के जो बाकी दिन बचे हुए हैं वो भी राहत भरे रहेंगे और ये जो जिस तरीके की भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे राहत रहेगी। जाहिर तौर पर गर्मी के कारण से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आएगी, जिसका असर मौसम ठंडा रहेगा और लोगों को कम बेचैनी होगी। बस्तर में क्षणिक आवेश में आकर के जवान जो हैं वो अपने ही साथियों पर गोलियां बरसा रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लिख रहा है। ताज़ा मामला नारायणपुर ज़िले का है, जहां पर कि आमादई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कैंप है CF का 9वीं बटालियन का, और यहां पर बीते 2 दिनों पहले साथियों में आपस में ऐसा विवाद हुआ कि वो मौत की परिणति बनकर के सामने आया है। बताया जा रहा है कि नारायणपुर में आमादई में छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स की 9वीं बटालियन का एक कैंप है, जहां पर कि एक कैंप के एक कमरे में 4 जवान आपस में रहते थे। 2 दिन पहले रात को जब सो रहे थे उस दौरान जो आरोपी जवान है घनश्याम, वो तेज़ी से बात कर रहा था काफ़ी ज़ोर ज़ोर से, और ये बात जो है बाकी के साथियों को नागवार गुजर रही थी और उन्होंने उसे समझाई देती हुई वो कहा कि क्या जानवरों की तरह बात कर रहे हो। बस यही छोटी सी बात जो है वो उसे लग गई घनश्याम को और वो मन ही मन जो है वो बदला लेने की ठाने रहा। हालांकि सुबह ये बात जो है वो आला अधिकारियों को दी गई, कैंप के जो आला अधिकारी मौजूद थे उन्हें बताया गया पूरा घटनाक्रम, लेकिन आला अधिकारियों ने दोनों पक्षों के जवानों को समझा करके मामला शांत करा दिया। लेकिन घनश्याम के मन में जो आग धधक रही थी उसकी परिणति बीती रात को दिखाई दी, जब घनश्याम अपने बाकी के साथियों के साथ कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे
उस दौरान जिस तरह के क्रोध में आवेश में था घनश्याम, उसने अपनी सर्विस राइफल उठा दी और उसके बाद अपने साथी जवानों पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे घटनास्थल पर ही 2 जवानों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल जवान लच्छू राम, जिसके की कमर में 3 गोलियां धंसी हैं, उसका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस घटनाक्रम ने एक बार ये फिर जता दिया है कि बस्तर में जो जवान हैं सुरक्षा बल के, वो कभी न कहीं मानसिक तनाव के रूप में काम कर रहे हैं। और हालांकि सुरक्षा बल के आला अधिकारी लगातार ये दावा करते हैं कि मानसिक तनाव कम करने के लिए काउंसलिंग की जा रही है, उन्हें समझाया भी जाता है, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले 4-5 साल पहले जगदलपुर में दूरदर्शन केंद्र में भी इसी तरह का वाक़या सामने आया था, जब 5 जवानों की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर ये कहें कि ज़रूरत इस बात की है कि ये जवान जो मोर्चा ले रहे हैं, माओवादियों से 2-2 हाथ कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि क्षणिक मात्र के आवेश में आकर के वो अपने जवानों पर गोलियां बरसा देते हैं। ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि बस्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर नक्सल मोर्चे पर लगभग 45 बटालियन हैं और उनके जवान जो हैं वो लोहा ले रहे हैं माओवादियों से। लेकिन जब तक इस तरह की घटना आती हैं तो निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय बनती हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी जो हैं जवानों के इस क्षणिक मात्र में आवेश में आने का कोई हल निकाल सकें। बीती रात से मौसम में जो मिजाज बदला है, उसके चलते जो नौतपा की धूप, जो तपिश लोगों को काफ़ी ज़्यादा झुलसा रही थी, उसका आज ये रुख दिखाई दिया है कि आज सुबह से ही जो है आसमान पर धुंधली छाई हुई है। लगातार पारा जो गर्मी का है वो नीचे लुढ़क रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो नौतपा के आज 6वां दिन है और अब जो 2 दिन बचे हुए हैं उसमें मौसम कुछ इसी तरह बस्तर में नरम गरम दिखाई देगा। इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि जो लोकल क्लाउड्स बन रहे हैं उनके ज़रिए मौसम नरम गरम है, बारिश हो रही है, बदली छाई हुई है। यानी नौतपा में अभी 6 दिनों तक जिस तरह की झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लोग काफ़ी ज़्यादा उमस से परेशान थे, बेचैनी हो रही थी, अब वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रुक गई हैं। और एक खुशखबरी और है मौसम विभाग के मुताबिक कि 1 जून से जो है वो मानसून केरल में टकराएगा। यानी अपने निश्चित समय पर मानसून जो है वो केरल में टकराने की उम्मीद जो है वो मौसम विभाग ने जताई और माना यही जा रहा है कि बस्तर में भी 8-9 तारीख तक जो है वो मानसून दस्तक दे देगा। यानी इस बार बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो जो तारीखें मौसम विभाग ने बताई हैं उसमें कहीं ना कहीं मानसून जो है वो दस्तक देता हुआ दिखाई देगा। इस बार सामान्य वर्षा की भी उम्मीद जो है वो मौसम विभाग के द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी वर्तमान में जो बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला है उसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि आसपास में जो हवा का रुख है उसमें नरमी है और यही वजह है कि नमी के चलते जो है वो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यानी आने वाले 2 दिनों तक अब नौतपा का जो पारा है वो कहीं झुलसाएगा नहीं बल्कि लोगों को राहत देगा। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रखे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रखी है। मध्य प्रदेश में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। आपको बता दें लॉकडाउन का अब ये जो काल था वो अब खत्म होने वाला है, लेकिन लॉकडाउन 4.0 के बाद अब ये इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 15 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। 15 जून तक के लिए मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थितियां देखने को मिल रही है। अब केंद्र सरकार की तरफ से क्या फैसला होता है, गृह मंत्रालय किस तरह की एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा अपडेट, किस तरह से इसमें और कोई नई गाइडलाइंस जारी होंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए ये माना जा रहा है कि नई गाइडलाइंस जारी होगी क्योंकि लॉकडाउन 4 की जो अवधि है वो 31 मई को खत्म हो रही है, यानी कल खत्म हो रही है। और उसके बाद में ये माना जा रहा था कि क्या लॉकडाउन 5 लागू होगा या फिर स्थितियों को ग्रीन जोन में जैसे सामान्य किया गया है वैसे कर दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिड डे मील योजना की जो राशि है वो खातों में डाली है। उसी दौरान जब वो संबोधन कर रहे थे बच्चों को और ग्रामीणों को, तो उसमें उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं और ये कहा है कि सरकार ने ये तय किया है कि 15 जून तक जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जाएगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी की जो स्थितियां हैं कोरोना की देखते हुए उसमें सब कुछ नहीं खोला जा सकता। तो ये माना जा रहा है कि जो रेड जोन है अभी भोपाल, इंदौर और उज्जैन की अगर हम मसलन बात करें और वहां पर जो कंटेनमेंट एरिया है वहां पर जिस तरीके की सख्ती बरती गई है तो हो सकता है कि उसी सख्ती को आगे लागू किया जाए और बाकी जैसी ग्रीन जोन जो अभी बनाए हैं वहां पर जो छूट दी गई है तो वहां पर स्थितियां जैसी चल रही हैं वैसी हो सकती हैं।
लेकिन ये देखना होगा कि नई गाइडलाइंस में क्या सामने आता है। लेकिन एक बात तय है कि 15 जून तक सरकार ने यह तय कर लिया है कि लॉकडाउन की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा। और इस बात के संकेत भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जो स्कूल हैं अभी तक बंद हैं, उन्हें भी 13 जून के बाद खोलने की तैयारी अभी की स्थिति में की गई है। लेकिन 13 जून तक सरकार देखेगी कि कोरोना की क्या स्थितियां हैं और तब स्कूल खोलने की भी मंजूरी दी जा सकती है। बिल्कुल शरद, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे कि हाल की में गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, तो क्या कोई इस तरह के संकेत दे दिए गए कि प्रदेश अब अपने स्तर पर लॉकडाउन की स्थितियों को नियंत्रित करे, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार ले रही? हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात के संकेत पहले भी मिल चुके थे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इससे पहले जब केंद्र की ओर से गाइडलाइन आई थी तो उसमें ये भी तय किया गया था कि जो जोन है वो राज्य सरकारें अपने स्तर से तय कर सकती हैं। तो फिर उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जब फैसला लिया तो ऑरेंज जोन को मध्य प्रदेश में खत्म कर दिया गया था और सिर्फ ग्रीन और रेड जोन ही बचे थे। और उसमें भी जो कंटेनमेंट एरिया है सिर्फ वहीं पर सख्ती बरती गई थी, बाकी जगहों पर छूट दी गई थी। तो कुछ और भी राज्य हैं जिन्होंने जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाने का फैसला किया है। तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं, खासतौर से भोपाल, इंदौर को देखा जाए तो जो बड़े शहर हैं वहां पर अभी कोरोना की स्थिति नियंत्रण में नहीं है। यही वजह है कि बाकी प्रदेशों की तरह ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये फैसला किया है कि लॉकडाउन को अभी 15 जून तक बढ़ाया जा रहा है। और अब देखना होगा कि इसके लिए अब नई एडवाइजरी किस तरह से जारी होती है, क्या गाइडलाइंस तैयार की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सही